हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटी के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होंगे। आपको पहले अपना सही आंसर अपने मन में क्लिक कर लेना है और उसके बाद मैं आंसर आपको एक्सप्लेन करूंगी। ये क्वेश्चन आपके आगे आने वाले होने वाले एमपीपीएससी के एग्जाम में, एमपी पटवारी के एग्जाम में, एसएससी और भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री अपनी सरकार के खिलाफ विश्वास प्रस्ताव की वोटिंग में भाग नहीं ले सकता यदि यदि वह गठबंधन सरकार चला रहा है। ऑप्शन बी है, राज्यसभा में अल्पमत हो, वह राज्यसभा का सदस्य हो या स्पीकर द्वारा उसे वोट करने से मना कर दिया होगा। तो आपने अपना आंसर आई होप सोच लिया होगा। यहाँ पर आंसर होगा आंसर सी, वह राज्यसभा का सदस्य हो। यदि जो मुख्यमंत्री है, भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है, तो राज्यसभा में ही केवल वोटिंग कर सकता है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा में पेश किया जाता है। तो याद रखिएगा कि अविश्वास प्रस्ताव क्या है। अविश्वास प्रस्ताव में वोटिंग में भाग नहीं ले सकता यदि वह राज्यसभा का सदस्य होगा। फिर सेकंड क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ट्रिकी भी है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि 35 वर्ष, ये तो आपको पता ही होगा कि राज्यसभा जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम एज 35 ईयर्स होनी चाहिए, लेकिन मैक्सिमम एज का कोई प्रावधान नहीं है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आंसर डी, 35 वर्ष और कोई सीमा नहीं है। याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति के लिए कौन कौन सी शर्तें होना चाहिए, तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और केंद्र और राज्य सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर कार्य ना कर रहा हो। ये 4 ऐसी अहर्यताएं हैं, योग्यताएं हैं जो कि राष्ट्रपति के पद के लिए आवश्यक होती हैं। तो याद रखिएगा, केवल 35 वर्ष की आयु मिनिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम आयु की कोई सीमा नहीं है। और भारत का राष्ट्रपति कोई व्यक्ति कितने अधिक समय तक बन सकता है, तो ऐसा संविधान में कोई प्रावधान नहीं है कि एक व्यक्ति केवल एक ही बार बन सकता है या 2 बार बन सकता है। लेकिन अगर हम यूएसए की बात करते हैं तो अमेरिका के संविधान में ऐसा प्रावधान है कि जो राष्ट्रपति है, अमेरिका का राष्ट्रपति केवल 2 बार वहाँ के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बराक ओबामा का जो टेन्योर था, 2 बार उन्होंने राष्ट्रपति पद को संभाला और उसके बाद उन्हें वो राष्ट्रपति नहीं बन पाए। और वहां पर राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 4 साल का होता है, लेकिन भारत में तो 5 वर्ष का होता है। याद रखिएगा। मतदान को अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो मतदान की बात आई है, वोटिंग की बात आई है, तो आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 326 के तहत जो भी व्यक्ति 18 वर्ष से अधिक का है वो क्या कर सकता है, वोट डाल सकता है यदि उसका नाम मतदाता सूची में है। तो जो वयस्क मताधिकार का कॉन्सेप्ट है वो किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है, वो आर्टिकल 326 में बताया गया है। और 326, 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयोग के आर्टिकल मेंशन किए गए हैं। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जो 21 वर्ष से 18 वर्ष आयु की गई थी मतदान की, ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा की गई थी, तो वो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो गुजरात ऐसा राज्य था जिसने सबसे पहले क्या किया था, मतदान को अनिवार्य बनाया था। याद रखिएगा। फिर लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है, तो ये लोकसभा की बात की जा रही है, तो लोकसभा में 2 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। और राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जा सकता है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में लिखकर। जो लोकसभा में चुने जाते हैं 2 सदस्य, वो आर्टिकल 331 के तहत चुने जाते हैं। आर्टिकल 331 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को लगता है कि एंग्लो इंडियन समुदाय का लोकसभा में प्रतिनिधित्व कम है, तो 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। लेकिन यदि आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो आपने सुना होगा कि अभी हाल ही में ऐसा हुआ था कि जो 2 एंग्लो इंडियन चुनने का कॉन्सेप्ट था, इसको खत्म कर दिया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में लोक हितकारी राज्यों की अवधारणा है। लोक हितकारी मतलब क्या होता है, वेलफेयर।
वेलफेयर के लिए काम करने वाले जो कार्य हैं उनकी अवधारणा किसमें बताई गई है, तो डीपीएसपी में बताई गई है। डीपीएसपी मतलब क्या है, जो भारत के नीति निर्देशक तत्व हैं। नीति निर्देशक तत्व सभी जो राज्य हैं उनको निर्देशित करते हैं कि किस तरीके से वेलफेयर के लिए काम करना है। याद रखिएगा, नीति निर्देशक तत्वों का जो कॉन्सेप्ट लिया गया है वो किस देश से अपनाया गया है, तो वो आयरलैंड से लिया गया है। याद रखिएगा, ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। जो फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट लिया है वो कहाँ से लिया गया है, तो वो यूएसए से लिया गया है। भारतीय संविधान, भारत में द्विशासन किसके द्वारा लाया गया, तो 1909 के अधिनियम के द्वारा, 1919 के द्वारा, 1935 के द्वारा या 1892 के द्वारा। आई होप आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। यहाँ पर जो सही आंसर है वो है 1919 का अधिनियम, जिसके द्वारा क्या हुआ था, भारत में द्विशासन आया था। याद रखिएगा, ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई अकेला मंत्री किसके द्वारा हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा या उपराष्ट्रपति के द्वारा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा कि राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है किसी भी मंत्री को। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हैं तो कार्यों की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। देखिए, यदि जो राष्ट्रपति हैं वो भी अनुपस्थित हैं, जैसे अभी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, मान लीजिए द्रौपदी मुर्मू जी अनुपस्थित हैं, अपने पद पर कार्य नहीं कर रही हैं, तो क्या हम क्या पढ़ते हैं कि यदि राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के स्थान पर काम कर सकता है, कार्यभार ले सकता है। वर्तमान में उपराष्ट्रपति जी कौन है, तो वो हैं जगदीप धनखड़। तो अगर मान लीजिए धनखड़ जी भी नहीं है तो फिर कौन भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा, तो वो है सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, जो मुख्य न्यायाधीश होंगे भारत के वो कौन होंगे, वो राष्ट्रपति के पद को संभालेंगे दोनों की अनुपस्थिति में। वर्तमान में जो सीजेआई है वो कौन है, DY चंद्रचूड़। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, इसको याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत की अनुसूची में, भारत की किस अनुसूची में भाषाओं का वर्णन किया गया है, तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन किया गया है। जो भारत का मूल संविधान था, तो भारत के मूल संविधान में जो भाषाएं थी वो कितनी भाषाएं थी, तो वो 14 भाषाएं थी। लेकिन वर्तमान में संविधान में 22 भाषाओं का वर्णन मिलता है। तो भाषाओं से रिलेटेड 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए थे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। कौन कौन से तीनों अमेंडमेंट थे, तो 21वां संविधान संशोधन था, 71वां संविधान संशोधन था और 92वां संविधान संशोधन था। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, और ये मैंने आपको पूरा कोड से याद कराया था। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा नमक, जिसमें नेपाली, मैथिली और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया था। और जो 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2003 में, उसमें BDMS, बोडो, डोंगरी, मैथाली और संथाली भाषाओं को जोड़ा गया था। तो आप ये याद कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। संविधान का संशोधन संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है, तो अगर संविधान में कोई अमेंडमेंट करना है तो क्या वो केवल लोकसभा में आएगा या फिर राज्यसभा में आएगा या फिर दोनों में आएगा या फिर किसी में नहीं आएगा। तो आई होप आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है, तो ये आर्टिकल नंबर 61 है। याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में बताया गया है। अब कब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है, तो यदि राष्ट्रपति संविधान के उल्लंघन करते हैं तो उसके खिलाफ महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग कैसे लगाया जा सकता है, तो ये लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। और महाभियोग पेश करने के लिए सदन में कम से कम 25% जो मेंबर्स हैं उनके सिग्नेचर होना जरूरी है। इसे पारित करने के लिए सदन के 2/3 सदस्यों का बहुमत भी जरूरी होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि राष्ट्रपति पर किस तरीके से महाभियोग लगाया जा सकता है। भारत के संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो नागरिकों के उनके अधिकारों, किसी भी व्यक्ति यहाँ तक कि सरकार के खिलाफ खड़े होने का अधिकार देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर रिट की बात की जा रही है। फंडामेंटल राइट के तहत आर्टिकल 32 में क्या किया गया है, रिट को बताया गया है, जो नागरिकों के संरक्षण के लिए अधिकार प्राप्त किए गए हैं। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की जा सकती है और आर्टिकल 226 के तहत जो हाई कोर्ट है
में रिट दायर की जा सकती है। तो याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा आर्टिकल 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहलाता है, अनुच्छेद नंबर 32 में पढ़ने थे, कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों का हनन करने के लिए हनन होने पर न्यायालय जा सकता है। ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा था? ये क्वेश्चन यूपीएससी से लेकर एमपीपीएससी, एसएससी बहुत सारे एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। याद रखिएगा, आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहने वाले व्यक्ति थे भारत के जो विधि पुरुष कहलाते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे तो बिल्कुल याद ही रखिएगा। फिर भारत में लोकसभा और राज्यसभा में क्रमशः कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो ये अगर आपने इसके पहले का क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा होगा तो ये तो बन ही जाएगा कि लोकसभा में 2 सदस्य और राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा क्या किए जाते हैं? मनोनीत किए जाते हैं। 2 एंग्लो इंडियन आर्टिकल 331 और यहाँ पर राज्यसभा के लिए 12 सदस्य मनोनीत होते हैं जो कि साहित्य, कला, समाज के क्षेत्रों में अपना योगदान देते हैं। भारत की किस अनुसूची में भाषाएं हैं? तो ये हमने पहले भी पढ़ा था, 8वीं अनुसूची में है। रिक्सडॉक किस देश की संसद का नाम है? तो रिक्सडॉक स्वीडन की संसद का नाम है। मजबूत केंद्र के कारण भारत का संविधान किस देश के समान है? तो जहाँ पर स्टेट को क्या, जो सेंटर है, सेंटर को अधिक पावर दी गई है, तो भारत का संविधान किस देश के समान है? तो कनाडा। कनाडा में भी यही कॉन्सेप्ट लागू होता है। भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो 9वीं अनुसूची 1951 में जोड़ी गई, याद रखिएगा। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन किया गया है और 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा है वो बताया गया है। नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता के अलावा कौन सा संशोधन बताता है कि प्रत्येक राज्य में दो जिला योजना समिति गठित की जाएंगी? तो जो 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा क्या किया गया था? नगर पालिकाओं को संवैधानिक स्टेटस प्राप्त किया गया था। और जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था तो उसके तहत ग्रामीण और पंचायती राज की बात की गई थी। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे? तो ये तो आप जानते होंगे, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसमें सरदार स्वर्ण सह समिति, ये नाम आपको याद रखना है कि स्वर्ण सह समिति के रिकमेंडेशन पर क्या जोड़े गए थे? जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनको जोड़ा गया था। हम फंडामेंटल राइट्स की बात हमेशा करते हैं, लेकिन अगर आप अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ का निर्वहन अच्छे से करते हैं तो फिर आपको अधिकार है कि आप अपने राइट्स के बारे में बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति पिछड़े वर्गों से संबंधित है? तो ये आपने पढ़ा होगा, अभी तो ओबीसी आरक्षण में समिति का नाम काफ़ी बार आया है, काका कालेलकर। जो काका कालेलकर समिति है उसने क्या किया था? जो वंचित वर्ग हैं, 1953 में केंद्र सरकार ने जो वंचित लोग हैं उनकी असमानताओं को दूर करने के लिए और जो सुधार है उनकी रिकमेंडेशन के लिए काका कालेलकर की अध्यक्षता में ओबीसी आयोग का निर्माण किया था, याद रखिएगा। और 1955 में क्या किया गया था? इसकी रिपोर्ट सबमिट की गई थी। मतलब समिति बनी थी 1953 में और रिपोर्ट सबमिट की गई थी 1955 में। तो ये आपको याद रखना है। भारत में मदरसों की स्थापना संविधान का कौन सा अनुच्छेद मददगार है? तो मदरसों की स्थापना किस अनुच्छेद के द्वारा की जाएगी? तो यहाँ आर्टिकल नंबर 30 है, उसके तहत मदरसों की स्थापना की जाएगी, क्योंकि आर्टिकल 30 के तहत जो अल्पसंख्यक समूह है, अल्पसंख्यक समूह को उनके धार्मिक संस्थानों के संचालन और स्थापना करने का अधिकार संविधान में प्रदान किया गया है। PIL जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होती है, PIL, तो जिसे हम क्या बोलते हैं? जनहित याचिका। तो जनहित याचिका का कॉन्सेप्ट लाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्होंने सबसे पहले PIL का कॉन्सेप्ट लेके आए थे? वो थे जस्टिस PN भगवती। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। जस्टिस PN भगवती सुप्रीम कोर्ट के ऐसे पहले मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने जनहित याचिका का कॉन्सेप्ट लागू किया था। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत का महान्यायवादी को सदन में या उनकी समितियों में बोलने का अधिकार देता है? तो देखिए, ये आप जानते होंगे कि आर्टिकल नंबर 76 के तहत भारत के एक महान्यायवादी होंगे। महान्यायवादी क्या कहलाते हैं? जिन्हें अटॉर्नी जनरल भी कहा जाता है। अटॉर्नी जनरल का पद काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इन्हें भारत का प्रथम विधि
विधि पुरुष भी कहा जाता है, क्योंकि यदि भारत सरकार का कोई भी केस है तो वो किसके पास जाएगा, वो महान्यायवादी की तरफ से ही लड़ा जाएगा। तो याद रखिएगा, जैसे सेंटर में आर्टिकल 76 के तहत महान्यायवादी होता है, उसी तरीके से स्टेट में आर्टिकल 226 के तहत एडवोकेट जनरल होता है। याद रखिएगा, ये पद अटॉर्नी जनरल कहलाता है और ये एडवोकेट जनरल कहलाता है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, अभी भारत के जो अटॉर्नी जनरल है, महान्यायवादी हैं, वो कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ एक क्वेश्चन और यहाँ पर पूछ सकते हैं कि जो आर्टिकल 76 होता है उसके अनुसार जो महान्यायवादी होते हैं वो ना ही सदन में और ना ही मंत्रिमंडल, मतलब वो कोई सदन या मतलब सदन मतलब लोकसभा राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं और ना ही वो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। लेकिन यदि ऐसा होता है कि मान लीजिए सदन की कार्यवाही में इक्वल वोट मिले हैं या किसी विधेयक पर कोई बहस चल रही है और वहां पर क्या हो जाता है, टाई हो जाता है वोटिंग का, तो फिर सदन में और समितियों में वो बोल सकते हैं लेकिन वो अपना मत नहीं डाल सकते। याद रखिएगा, केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा संविधान की किस अनुसूची में किया गया है। तो देखिए, आप जानते हैं कि सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन है और शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो जो विधायी शक्तियां हैं उनका बंटवारा कौन सी अनुसूची में किया गया है, 7वीं अनुसूची में किया गया है। अब आपको कैसे याद रहेगा कि ये 7वीं अनुसूची में है, तो सात 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 रहते हैं केंद्र और राज्यों के बीच में, इसीलिए बंटवारा किया गया कि इनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो और ये दोनों कैसे रहें, साथ साथ रहें। तो अब आपको हमेशा याद रहेगा कि केंद्र और राज्य के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है, विधायी शक्तियों का, वो 7वीं अनुसूची में वर्णित है। उपराष्ट्रपति को जिस चुनावी कॉलेज द्वारा, यहाँ पर कॉलेजियम होगा, कॉलेजियम के द्वारा निर्वाचित किया जाता है, जिसमें वोट शामिल होते हैं। तो किस किस के वोट शामिल होते हैं, तो आपने पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो उसमें सॉरी, यहाँ पर उपराष्ट्रपति के चुनावी कॉलेजियम की बात की जा रही है, तो इसमें केवल संसद के वोट आएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति होते हैं उनमें दोनों में ही जो PRSTV सिस्टम होता है, PRSTV जिसे बोला जाता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, उसमें उपराष्ट्रपति केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा ही चुने जाते हैं। संविधान की प्रस्तावना क्या है, संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है कि संविधान का भाग नहीं है, संविधान की अनुसूची में वर्णन है या संविधान के अनुच्छेद में वर्णन है। तो जैसे ही आप संविधान को पढ़ना शुरू करेंगे तो संविधान की शुरुआत संविधान की प्रस्तावना या प्रियम्बल से ही होती है। तो जो प्रस्तावना है वो संविधान का अभिन्न भाग है। इसको आपने पढ़ा होगा केशवानंद भारती केस बहुत अच्छे से, तो उसमें सब कुछ बताया गया था। और जो संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। कभी भी ये मत सोचिएगा कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। और अगर आप एक एस्पिरेंट हैं तो आपको संविधान की प्रस्तावना याद होना आवश्यक है। और फिर आप प्रशासक बनने की तैयारी कर रहे हैं तो प्रशासक को तो संविधान की प्रस्तावना की काफ़ी ज़रूरत भी पड़ती है। तो याद रखिएगा, पढ़ लीजिएगा। अगर आपको याद नहीं होती है तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप सिर्फ दिन में 2 बार उसे एक बार लर्न कर लीजिए, धीरे धीरे आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। सॉरी। मनुष्य के नागरिकों के अधिकारों की घोषणा निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है, ब्रिटेन, USA, फ्रांस या इटली। तो यहाँ पर आंसर होगा फ्रांस। जो नागरिकों के अधिकार है उनकी घोषणा की गई थी कहाँ पर, फ्रांस में। आपने फ्रांस की क्रांति पढ़ी होगी तो आप समझ गए होंगे। लेकिन यदि क्वेश्चन ऐसा आता है कि फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट कहाँ से अपनाया है भारत ने, तो भारत के संविधान में बहुत सारे देशों से अलग अलग प्रावधान लिए गए। ऐसे जो फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट है वो USA से लिया गया। जो संसदीय प्रणाली है तो ये किस देश की देन है, तो ये ब्रिटेन से ली गई है। जो DPSP का कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से लिया गया है, ये आयरलैंड से लिया गया है। याद रखिएगा, आपसे ये क्वेश्चन इस तरीके के पूछे जा सकते हैं। जो प्रस्तावना है, तो जो प्रस्तावना की भाषा है ये कहाँ से ली गई है, ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि किस देश से। जो संविधान में संशोधन का प्रावधान लिया गया है वो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। तो ये सब आपको याद रखना है। कौन सा धर्म जो है, कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता की बात करता है,
तो आर्टिकल नंबर 25 से लेकर आर्टिकल नंबर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार जो मेज के झंडे का सबसे सही आकार होता है वो कितना होता है? वो होता है 150 इंटू 100 mm। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेश में, आप जानते हैं जितने भी यूटीज हैं तो वहां पर क्या होते हैं? प्रशासक होते हैं। तो जो प्रशासकों की नियुक्ति का प्रावधान है वो आर्टिकल 239 के तहत किया गया है। जो यूटीज हैं वहां पर प्रशासक की नियुक्ति आर्टिकल 239 के आर्टिकल के तहत की जाती है। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का न्याय आयुक्त होता है? तो जो दमन और दीप होते हैं, दमन और दीप है, वहां पर न्याय आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति कब पारित की गई? तो 2001 में महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति पारित की गई। जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य परिषद के पूर्व पदाधिकारी अध्यक्ष होते हैं? तो जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो क्या होते हैं? राज्य परिषद के पूर्व पदाधिकारी अध्यक्ष होते हैं। NHRC नेशनल ह्यूमन राइट जो आयोग है उसके जो अध्यक्ष होते हैं उनके बारे में सही कथन बनाना है। तो हम केवल सही आंसर पढ़ते हैं कि जो NHRC होते हैं उसके चेयरमैन कौन बनते हैं? जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं या रहे हैं वो क्या बन सकते हैं? NHRC के हेड बन सकते हैं। जो ह्यूमन राइट है, जो मानवाधिकार दिवस है वो कब मनाया जाता है? जो मानवाधिकार दिवस है ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर 1948 में मानवाधिकारों के चार्टर की घोषणा की गई थी, तभी से ये मनाया जाता है। निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य चुनाव आयुक्त ने नेपाल और सूडान के मुख्य चुनाव आयुक्त की तरीके से भी कार्य किया है? तो ये कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिनको हमें पढ़ना पड़ेगा और जो काफ़ी चर्चा में रहते हैं। तो याद रखिएगा, जो सुकुमार सेन है, आपने इनका नाम सुना होगा। सुकुमार सेन जो है वो नेपाल और सूडान के भी चुनाव आयुक्त के रूप में रह चुके हैं। निम्नलिखित में से ध्यान दीजिए, बॉम्बे हाई कोर्ट, इलाहाबाद और पटना हाई कोर्ट, तो इन बेंचों की संख्या का घटता क्रम बताना है। तो घटता क्रम क्या हो जाएगा? सबसे कम पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में, फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में, फिर पटना हाई कोर्ट में, मतलब इसका आंसर होगा 1 2 3। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे और इसको अब पढ़ते जाइए, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? फर्स्ट है जो मूल्य नियंत्रण संवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, तो ये तो सही है। इमारतें और भूमि राज्य सूची का विषय है, तो ये भी सही है। और संघ और राज्यों की लेखा ऑडिट केंद्र सूची का विषय है, ये भी सही है। लेकिन जो आयकर और कृषि है वो केंद्र सूची का विषय नहीं है, याद रखिएगा। ये जो है वो सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर पूछा गया है भारत में जो आयकर है वो किसके अंतर्गत आता है? जो आयकर होता है कृषि को छोड़कर जो अन्य आयकर होते हैं वो केंद्रीय सूची में आते हैं, जबकि जो एग्रीकल्चर है वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। भारत में स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा स्तर ब्लॉक स्तर पर होता है? तो आप जानते हैं कि पहले क्या होता है? ग्राम पंचायत होता है, फिर पंचायत समिति होती है। सेकंड नंबर पे जो ब्लॉक स्तर होता है वहां पर क्या होती है? पंचायत समिति होती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, एक क्वेश्चन और आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है कि जो त्रिस्तरीय पंचायती राज का कॉन्सेप्ट दिया था ये कौन सी समिति ने दिया था? याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति। अगर आपने पंचायती राज की समितियां नहीं पढ़ी हैं तो मैंने एक सेपरेट लेक्चर बनाया है, आप वहां से जाकर पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य परिषद के पूर्व पदाधिकारी अध्यक्ष होते हैं? तो ये हमने पहले भी पढ़ा था, उपराष्ट्रपति होगा इसका आंसर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 272 के द्वारा किस संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 272 को हटाया गया था? तो जो 80वां संविधान संशोधन था उसके तहत आर्टिकल 272 को हटाया गया था। अगर आपको पता है कि आर्टिकल 272 में क्या मेंशन किया गया है तो ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है।
किस वर्ष से भारत सरकार और जनजातीय जनसमूहों के बीच आदिवासी जनजातीय समूह, जिसे पीटीजी कहा जाता है, और पिछड़ा वर्ग समुदायों को अलग से पहचान मिली थी? तो 1975 वह ईयर था। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ये जनजातीय समूहों को अलग से पहचान देने का प्रावधान किया गया था। निम्नलिखित में से ध्यान देना है कि प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल और मदरसा, तो इनमें से शिक्षा के अधिकार की परिधि में कौन से क्या आता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा केवल ये जो प्राइवेट स्कूल हैं वो शिक्षा के अधिकार की परिधि में आएंगे। फिर जो रिपन प्रस्ताव है, प्रसिद्ध रिपन प्रस्ताव, वो किससे संबंधित था? तो आपने पढ़ा होगा लॉर्ड रिपन का नाम, जो कि स्थानीय स्वशासन से संबंधित थे। 1882 में सबसे पहले रिपन ने क्या किया था? स्थानीय स्वशासन के लिए कार्य किया था। न्यायिक समीक्षा भारत के संविधान में किस देश के संविधान से ली गई है? तो न्यायिक समीक्षा का कॉन्सेप्ट यूएसए से लिया गया है, इसको भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? याद रखिएगा, यहाँ पर गलत पूछा है। राष्ट्रीय न्यायिक अकेडमी जो है वो भोपाल में स्थित है। जो एम पूंची आयोग था, पुंछी होगा ये, पुंछी आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंध से है। भारतीय संयुक्त राष्ट्र 1945 में भारत यूएनओ में शामिल हुआ था और भारतीय संसद द्विशासन पद्धति पर आधारित है। तो याद रखिएगा, भारतीय संसद द्विशासन पद्धति पर आधारित है। ये आंसर क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि भारत संसद द्विसदनीय प्रणाली पर आधारित है। इसमें केवल 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। याद रखिएगा, यहाँ पर आंसर डी होगा जो सही होगा। फिर पूछा गया है कि भारत में वर्तमान लोगों को सार्वजनिक हित प्रकटीकरण करने के लिए लोगों की सुरक्षा के साथ अनुचित उत्पीड़न से ईमानदारी पूर्वक रक्षा करने के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर क्या क्या आवश्यक हो जाएगा? यहाँ पर जो विसिल ब्लोअर के द्वारा शिकायतों का अब तक कोई संवैधानिक विनियमन नहीं है, और दूसरा दिया है कि केंद्र और राज्य सतर्कता आयोग की शक्तियां सार्वजनिक अधिकारियों को सुरक्षात्मक कार्यवाही की सिफारिश करने के लिए प्रतिबंधित करती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए और बी दोनों सही होंगे, इसको भी याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। और इस तरीके के थोड़े से बड़े क्वेश्चन और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन यूपीएससी में जनरली पूछे जाते हैं, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको एक बार पढ़ लेने चाहिए, तो पढ़ते जाइए। ये क्वेश्चन धीरे धीरे, पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, और यदि आपको एक बार आर्टिकल समझ में आ गए, आपको एक बार वो कानून समझ में आ गया कि इसका प्रावधान कैसा है, किस तरीके से इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, तो फिर आपको ये इजी लगने लगेगा।